अंदरूने सिंध से ताल्लुक, कहाँ पढ़े, कहाँ तालीम हासिल की और आज निगरान वफाकी वज़ीर हैं। एक छोटी सी जगह से उठ के यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या आपकी सबसे अहम खूबी है? मेरे ख़्याल में ज़िंदगी का जो एक सफ़र है, मैं एक गरीब ख़ानदान से हूँ और मैंने अपने आप को हमेशा एक छोटा आदमी समझा है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। आपको लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ा मैंने कोई तीर मार लिया है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ या मैंने कोई बहुत बड़ी कोई मंजिल हासिल की है। कहाँ पढ़े, कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं वस्ती सिंध का एक छोटा सा शहर है पडीदन, वहाँ पैदा हुआ। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम वहाँ की है, पीले स्कूल की। मेरा इंटरमीडिएट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज नवाबशाह से है। मैंने बीए भी किया। मेरा एक डिप्लोमा केमिस्ट्री में है। तो मैं 20 साल का था जब मैंने एक केमिस्ट के तौर पर स्टील मिल्स में काम करना शुरू किया, कराची स्टील मिल्स में। और फिर ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। मेरी एक डिग्री रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में है अमेरिका से, जहाँ मैं 15 साल रहा हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका में आपने काम किया? जी, मैं आखिरी जो मेरे 6-7 साल थे वो। लेकिन इससे पहले आपने सिंगिंग भी की, आपका एक बैंड था, फिर इसी तरह आपने थिएटर में भी काम किया और थिएटर की डायरेक्शन भी की। वो भी बताएं कि ये एक आर्टिस्ट से एक साफ़ी कैसे बने? वो मैं जब स्टील मिल्स में था तो मैं ट्रेड यूनियन लीडर भी था। मैं यूनियन का प्रेस सेक्रेटरी था, जो जलसे को गर्म करते हैं, शायरी सुनाते हैं, नारे लगवाते हैं और प्रेस रिलीज़ लिखते हैं। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मेरी सहाफ़ियों से दोस्ती शुरू हुई। लेकिन मैं फिर बोर हो गया स्टील मिल वाले काम से, तो इसलिए फिर मुझे अब्बास नासिर साहब जो है वो मेरी उंगली पकड़कर सहाफ़त में ले आए। जब द न्यूज़ अखबार लॉन्च हो रहा था तो मेरी पहली जो सहाफ़त की नौकरी वहाँ की थी। लेकिन उससे पहले मैंने असलम अज़हर साहब के साथ थिएटर में काम किया एक एक्टर के तौर पर। हमारा एक म्यूज़िक ग्रुप भी था वॉइसेस के नाम से। हमारा एक एल्बम भी है वॉइसेस के नाम से, जो कि 1989 में रिलीज़ हुआ और असलम अज़हर साहब उसके प्रोड्यूसर थे। मेरा एक अपना थिएटर ग्रुप भी था सिंधी में, सिम्बारा के नाम से। और मैं सिम्बारा तो वो डांसिंग गर्ल है। जी, डांसिंग गर्ल है, मुंजो दाड़ो वाली। जी। तो मैंने ब्रेख्त का जो खेल है, जर्मन जो ड्रामा निकाला, जी, एक्सेप्शन एंड द रूल, वो मैंने उसकी अडेप्टेशन भी की। और उसमें जो गीत थे ब्रेख्त के, उनका तर्जुमा मंजूम उस वक्त ज़िंदा थे शेख यास साहब, जिनकी अभी 100 सालगिरह गुजरी है, उन्होंने उसके तर्जुमे किए थे। तो वो आपके शहर लाहौर में मैंने डायरेक्ट किया वो प्ले थिएटर फेस्टिवल में। सारी उम्र तो कटी इश्क़ बुता में मोमन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। सारी ज़िंदगी तो आपकी सहाफ़त एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हुई, अब उन्हीं की तर्जमानी करने लग पड़े हैं बतौर वज़ीर। ये तज़ाद नहीं क्या? ये सवाल अच्छा है, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान का और रियासत पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ। और ये जो वज़ारत है वो पक्की नहीं है। ये वो जैसे दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं, तो मैं एक दिहाड़ीदार वज़ीर हूँ। और ये ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। सारी उम्र आप लोग दीवार के बाहर से बैठकर पत्थर फेंकते रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि दीवार के अंदर क्या है। अंदाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन आपने अपनी आँखों से जो बॉक्सिंग रिंग का जो असल जो व्यू है वो नहीं देखा। तो जब एक मौका मिला तो मैंने मुनासिब समझा कि ज़रा अंदर से ये रिंग साइड व्यू जो है वो भी देखा जाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो तजुर्बा है ये ज़िंदगी का एक अहम तजुर्बा है।
एक वक्त में तो आप अताप का भी शिकार रहे, मुश्किलात से भी गुजरे, यही एस्टेब्लिशमेंट आपको नौकरियां करने से भी रोकती रही। आपने ऐसा क्या किया कि उनके दोस्त बन गए और आज आप वफाकी वज़ीर हैं? देखिए, मैंने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की। मैं जिन अक़दार के लिए खड़ा था, मैं आज भी उन अक़दार के लिए खड़ा हूँ और वो तब्दील नहीं हुए। अगर कुछ लोगों का ने अपनी पोजीशन तब्दील की और वो मेरी पोजीशन के करीब आए, तो मैं तो उनको खुशामदीद ही कह सकता हूँ। तो क्या आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो माजी की एस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ है? देखें, मैं इस वक्त तज्ज़ियाकार की पोजीशन में नहीं हूँ। बेहतर होगा कि ये तज्ज़िया मैं जब वज़ीर ना रहूँ तो करूँ, तो मैं ज़्यादा ईमानदारी से और ज़्यादा मारूज़ियत अगर आप गए हैं तो आप ज़ाहिर है यही सोचा होगा ना। मैं पुरुम्मीद हूँ कि तमाम लोग, इदारे अपनी गलतियों से सीखेंगे। हम सहाफ़ी भी सीखेंगे, सियासतदान भी सीखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी सीखेगी। जब तक हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। आप अपनी कोई गलती तस्लीम करते हैं? जी, मैं तो अपनी गलतियां हर वक्त तस्लीम करने के लिए। कौन सी बड़ी गलती की आपने? ये तो अगर मुख्तलिफ़ वक्तों में, मुख्तलिफ़ औकात में, बचपन से, तो वो तो एक लामुतनाही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या गलती की? मैं इसको गलती तो नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि जो हमारी समझने की जो इस्तेदाद है वो तय होती है हमारे मजमूई तजर्बात के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ अपनी और किसी और की गलतियाँ, वो शायद आज से 5 महीने पहले मैं नहीं समझता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बड़ा आपका करीबी तल्लुक़ रहा। आसिफ अली ज़रदारी साहब आपको कन्विंस करके पाकिस्तान वापस बुलाया, आपको रेडियो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल बनाया। क्या अब भी आप पीपल्स पार्टी के करीब हैं और क्या अब भी आप वज़ारत के बाद आप दोबारा सियासत में करेंगे या सहाफ़त करेंगे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जो मेरा ताल्लुक़ है वो आज भी कायम है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ जो यादें हैं और पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ वो रिश्ते बरकरार हैं, वो टूटने वाले नहीं हैं। वो इंसानी ताल्लुक़ है और उसमें कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं, कुछ बुनियादी उसूल हैं। मैं कभी भी पीपल्स पार्टी में नहीं रहा और किसी भी जमात में नहीं रहा, तो इसलिए लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज शरीफ, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ और भी जो लीडर्स हैं उनके साथ भी मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। और यहाँ तक कि मैं पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं के बारे में बता सकता हूँ कि जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। खान साहब का एक इंटरव्यू मैंने ज़रूर किया था जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में था, लेकिन उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। नहीं, लेकिन ये यूथिया की टर्म भी तो आप ही ने ईजाद की है। नहीं, मैंने ईजाद नहीं की। हो सकता है मैंने उसको मकबूल आम करने में अपना कोई हिस्सा डाला हो, लेकिन जो चीज़ मेरी तख्लीक नहीं है मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। मेरे ख़्याल में ये किसी और साहब की तख्लीक है और गुस्से में मैंने भी उसको पॉपुलराइज़ करने की कोशिश की होगी। अब भी ऐसे ही कहते हैं आप? हाँ, अब भी कई दफ़ा कहता हूँ, लेकिन ज़ाती महफ़िल में मैं कह सकता हूँ, मैं कैमरे पे ऐसी बात नहीं करूँगा। सियासत, सहाफ़त और अदाकारी, इन तीनों में क्या फ़र्क है? आप तो तीनों से गुजरे हैं। वो निकारागुआ के एक सियासतदान थे, अर्नेस्टो कार्डिनल। उनसे पूछा गया कि आपसे जब बात करते हैं तो आप तो शायर लगते हैं, तो आप इनकलाबी और सियासतदान कैसे हो सकते हैं? आप तो शायर लगते हैं। तो उनका कहना था कि जो सच्चा इनकलाबी है
वो असल में शायर होता है। तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने बताई ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप इनकलाबी हैं, सोशलिज्म पे, कम्युनिज्म पे अब भी यकीन है, या आप मार्केट इकानमी और कैपिटलिज्म के कायल हो चुके हैं? मैं बड़ी हद तक जो मार्केट की जो फोर्सेस हैं उनके नतीजे में जो एक सियासी निज़ाम है उसको ज़्यादा पायदार समझता हूँ, लेकिन मैं जो समाजी इंसाफ है उस पर अभी भी यकीन रखता हूँ। तो यानी सोशल डेमोक्रेसी जो है उसमें मेरा ईमान है। जो एक पार्टी जो आमरीत वाला जो निज़ाम जो सोवियत यूनियन और दूसरे मुल्कों में है उसको मैं अब मुनासिब नहीं समझता और नहीं समझता हूँ कि उसका कोई मुस्तक़बिल है। देखिए, हमारे साफ़ी नजम सेठी साहब हों, मुशाहिद हुसैन साहब हों, मुश्ताक मिन्हाज साहब हों, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सहाफ़त से सियासत में गए और वापस नहीं आए। आपका भी क्या अब सियासत में ही रहने का इरादा है या सहाफ़त में वापस आएंगे? सिंधी में एक कहावत है, पानी खाग में कपड़ा न लाए जन। पानी से तक पहुंचने से पहले या तालाब तक पहुंचने से पहले कपड़े नहीं उतारने चाहिए। तो अभी तालाब आया नहीं है तो इसलिए मैं कपड़े उतारने के हक़ में नहीं हूँ। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो जिस रात मैंने वज़ीर बनने की मुझे पेशकश की गई तो उसमें भी मैंने अपनी बीवी से मशवरा करके अगली सुबह उसको क्लियर किया था। तो ज़ाहिर है जब ये मौका कोई आएगा अगर कोई तब्दीली का, तो दोस्तों से और अपने घर वालों से मशवरा करने के बाद ही बंदा कोई फ़ैसला करेगा। ऐसे जल्दबाजी में कोई फ़ैसला जो है वो किया नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये आप समझते हैं कि जिस तरह नजम सेठी या मुशाहिद वगैरह ने किया, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? साफ़ी को जब चाहे सियासत में चले जाना चाहिए, जब चाहे वापस सहाफ़त में आ जाना चाहिए? मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ सहाफ़त के बारे में जो कुछ लोगों का अक़ीदा है कि सहाफ़त एक ऐसी कैथोलिक मैरिज है कि जिसमें तलाक़ नहीं होती, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक फासलाइज्ड किस्म का एक पथराया हुआ नज़रिया है। दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं, ये भी एक काम है। असल बात ये नहीं है कि किस वक्त आप कौन सा काम कर रहे हैं, असल बात ये है कि उस काम के साथ आप कौन सा इंसाफ कर रहे हैं। तो अमेरिका में, यूरोप में आप देखेंगे लोग हुक्मरान होते हैं, फिर थिंक टैंक में जाते हैं। सोलंकी साहब, आपको वज़ीर बनाने की इत्तला किसने दी और आपकी सिफारिश किसने की? मैं सिफारिश के बारे में तो कह नहीं सकता, लेकिन इत्तला तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने दी थी आधी रात के बाद। 16 से जब 17 अगस्त में तारीख़ तब्दील हुई तो उन्होंने ही मुझे कहा था और मुझे कहा था कि जी आप ये ओहदा कबूल करें। और उसके बाद मैंने ये नहीं पता चलाया कि सिफारिश किसने की है? मैं सिर्फ कोई अंदाज़े लगा सकता हूँ, लेकिन जब तक एक सहाफ़ी के तौर पर आपके पास मुसद्दिक़ा और मुस्तनद मालूमात ना हो तो मैं जो क़यास आराई है उससे गुरेज़ करूँगा। लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि इस तरह की जो पेशकश है जब तक मुकम्मल इत्तेफाक राय ना हो तमाम हलकों में, तो इसका मतलब है फ़ौज की भी थपकी थी आपको? अगर उनकी कोई मुखालफत होती तो मैं आज इस जगह नहीं बैठा होता। आज़ादी सहाफ़त के आप हमेशा कायल रहे, क्या आज आज़ादी सहाफ़त है? देखिए, आज़ादी सहाफ़त एक आइडियल है और आइडियल को रहना चाहिए, उसके लिए कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। लेकिन ये आज़ादी सहाफ़त दुनिया भर में उसको चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के अंदर भी उसके चैलेंजेस हैं। लेकिन आज़ादी सहाफ़त जो है वो जमहूरियत से अलग कोई चीज़ नहीं है। जितनी मुल्क के अंदर जमहूरियत होगी आज़ादी सहाफ़त भी उतनी ही होगी। अगर मुल्क एक आमराना निज़ाम की तरफ चला जाएगा तो आपकी आज़ादी सहाफ़त भी उस तरीके से सुकड़ जाएगी। तो हमारे यहाँ
आज़ादी सहाफ़त के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन हालिया कुछ सालों से जो कमर्शलिज़म आया है उसके नतीजे में जो नए चैलेंजेस हैं सहाफ़त को, वो सिर्फ़ ताकतवर हलकों से नहीं हैं या रियासत के ताकतवर हलकों से नहीं हैं, वो मार्केट फोर्सेस से भी हैं और रीजनल और ग्लोबल जो फोर्सेस हैं उनसे भी हैं। तो चैलेंजेस बढ़ गए हैं। सोलंकी साहब, मेरा आपका तारुफ बहुत पुराना है माशाल्लाह। आप पहले अमेरिका में शादीशुदा थे, वो उनकी डेथ हो गई आपकी वाइफ की, फिर आपने यहाँ आके जो है दूसरी शादी की। तो ये जो दो शादियों के तजर्बात थे मुख्तलिफ और मुतज़ाद, ये कैसे रहे? लोग जानना चाहते हैं एक अमरीकी बीवी और एक पाकिस्तानी बीवी में क्या फ़र्क है। मुझे नहीं पता कि लोग जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जानना चाहते हैं। देखिए, मैं भी तो लोगों का स्पोक्स पर्सन हूँ जी। हाँ, नहीं, लोगों ने आपको अभी मुंतखब नहीं किया। इंतखाबात होंगे 8 फरवरी। आप भी निगरान वजीरों की तरह ही हैं। देखिए, इसमें जो रफ़ाकत है ना, वो बुनियादी है। बाकी तो बहुत सारी हैं कि जो ज़ाती चाहत है, खूबसूरती है, रोमांस है, वो सब कुछ है, लेकिन जो कंपेनियनशिप है, रफ़ाकत है, वो बड़ी चीज़ है। और मेरी बहुत अच्छी यादाश्तें हैं मेरी पिछली मरहुमा बीवी से, और वो मैं जो कुछ हूँ उसमें उनका बड़ा दखल है। ख़ास तौर पर जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो मेरा जो ज़ौक़ लताफ़त है, उसको पैदा करने में मेरी जो मरहूम बीवी है उसका बहुत बड़ा किरदार है। और भी कदरें बदलती हैं, लेकिन उसमें उनका बड़ा रोल है। तो मुझे उस बात को ज़रूर मानना चाहिए, और मैं अपनी मौजूदा जो बीवी है उससे भी बहुत खुश हूँ। बहुत मेहरबान है, मेरी बहुत सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त करती हैं। मेरे जैसे घामड़ शख्स से गुजारा करना, उसके लिए बड़ी हिम्मत और दिलगुर्दा चाहिए। आपने इंक्वायरी तो कराई होगी कि ये जो कहा जाता है कि जी उस्मान डार हो, सदाकत अब्बासी हो, शेख रशीद हो, इनके जो इंटरव्यूज़ हुए, ये ऐसे लगता था कि जैसे ये किसी के जो है इनको किसी ने लेके आया है, कोई ताकत लेके आई है और इनके इंटरव्यूज़ हुए हैं। क्या ऐसा हुआ है या ये गलत था? बिल्कुल मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है और मैंने उनसे पूछा नहीं है और मैंने इसकी कोई तहकीक नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के ज़मीनी हालात हैं, पाकिस्तान में सियासत करने के जो आदाब हैं और जो ग्राउंड रूल्स हैं, मुझे लगता है कि इनको एहसास हो गया है कि दीवार के साथ सर टकराने से आपका सर ही फटेगा, दीवार को कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता ये है कि उनकी सेल्फ रियलाइजेशन है। कुछ लोगों ने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो दीवार है इससे लड़ाई नहीं हो सकती, और ये इसका मतलब है वो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो हमेशा के लिए मायूस हो जाए? नहीं, मेरा ख़्याल ये है कि जो तरीक़ा है उनकी जदोजहद का, जिस तरीके से उन्होंने सर टकराए हैं, उससे उन्होंने ये दीवार कुछ और ज़्यादा ऊंची कर ली है और ये दीवार ज़्यादा बड़ी हो गई है। और ये दीवार जो है वो सिर्फ़ उनके लिए ख़तरा नहीं है जिन्होंने सर टकराए, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी उन्होंने मुश्किलात की है। मैं समझता हूँ कि 9 मई के नतीजे में हमारी जो आज़ादियाँ हैं वो मज़ीद सुकड़ी हैं, वो बढ़ी नहीं हैं। तो ये एक बहुत ही अहमकाना किस्म की एक हरकत थी। ये कोई सियासी रवैया नहीं था, ये एक इंतहाई गैर सियासी रवैया था, जिसके नतीजे में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, न मुल्क का, न जमहूरियत का, न हमारे इक़्तिदार का। आप जैसा आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखने वाला, और उसके ज़माने में इमरान खान का मीडिया ब्लैकआउट, ये आपने करवाया है या कहीं ऊपर से हुक्म आया है?
मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मीडिया ब्लैकआउट है, लेकिन एक आदमी जो कि जेल के अंदर है और उस पर संगीन मुकदमात हैं, कुछ में सज़ा हो गई है और शायद कुछ में मज़ीद हो जाए, तो एक जो आज़ाद शहरी है और एक बंदा जिस पर संगीन मुकदमात हों और कुछ में सज़ा भी हो गई हो, उन सब के हुकूक बराबर तो नहीं होते। 11 वजारतों के आप इंचार्ज हैं, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां आपको क्यों दे गई हैं? क्या आप में खूबी आ गई है इतनी बड़ी? देखें, वो जो 11 वजारतों की बात कर रहे हैं, वो मैं सिर्फ पार्लिमान में उनके लिए जवाबदा हूँ। मैं उनका मिनिस्टर इंचार्ज उस तरीके से नहीं हूँ, क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं। जो वजारतें वज़ीर आज़म साहब के पास हैं उनकी, और पार्लिमानी उमूर और इत्तलात, तो ये 2 वजारतों का मैं मिनिस्टर इंचार्ज हूँ। बाकी का मैं सेनेट के अंदर जो इस वक्त मौजूद है, तो उनकी सेनेट की कमेटियाँ, इजलास में जवाबदेही मेरी होती है और मैंने ही ब्रीफिंग लेनी होती है ब्यूरोक्रेसी से इन तमाम वजारतों की बारे में। आप ये बताएं, आप तो वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे बड़े अदारे में काम कर चुके हैं, रेडियो पाकिस्तान आपको मिला, अब पीटीवी मिला हुआ है, क्या इनकी कारकर्दगी कुछ बेहतर आप कर सके हैं, ये और नहीं कर सके तो क्या वजह है? मैं एक तो हमारे पास मैंडेट नहीं है बुनियादी तब्दीलियों का, चाहे मेरी कितनी भी ख्वाहिश हो, लेकिन मेरा अख्तियार जो है और मुद्दत दोनों महदूद हैं। नहीं, रेडियो पाकिस्तान में तो आपके पास लंबा टाइम था, उसमें मैं काफ़ी कुछ कर सका, और उसकी जो वजह थी, एक तो वक्त काफ़ी था, 5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। दूसरा ये कि उस वक्त जो हुकूमत थी उसके जो 2 बड़े जो सुतून थे, सदर और वज़ीर आज़म, उन तक मेरी बराह रास्त रसाई थी। तो मेरे सामने, यानी गिलानी साहब और जरदारी साहब, जी जी, तो मेरे सामने कोई रुकावट नहीं थी किसी किस्म की, ना वज़ीर की, ना सेक्रेटरी की, ना और किसी की, MNAs, MPAs, सेनेटर्स की। तो जब आपके पास बहुत अख्तियार हो और वक्त भी हो, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत जो कुछ कर सका वो इसी वजह से मुमकिन हुआ। ये जो निगरान जो वजारत है, उसमें आपके पास बहुत कुछ आप चाहने के बावजूद आप कर नहीं सकते। तो मेरी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जमात हुकूमत में आएगी वो तब्दीलियाँ लाए जो कि स्टेट मीडिया के अंदर इस्लाहात कर सके। कहते हैं कि किसी भी मुल्क का वज़ीर इत्तलाआत हो, सच बोलना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, उसको झूठ का ही सहारा लेना पड़ता है। क्या वाकई ऐसा है? अच्छा सवाल है। जो सच है वो कई दफ़ा आप कहने से एतराज़ करते हैं ज़िम्मेदारी के डर से। अगर आप किसी हाल में बैठे हों तो आप अगर कहीं आपको शोले लपकते हुए नज़र आएँ तो आप ये नहीं कहेंगे कि आ गए, क्योंकि आपको पता है कि उसके नतीजे में जो स्टम्पीड है वो हो जाएगी। तो कई दफ़ा हमारे पास मालूमात होती है, वो हम देते हुए घबराते हैं या एक ख़ास वक्त पर आप देते हैं ताकि उसके जो समाजी जो असरात हैं वो ऐसे मनफी ना हों जिसके नतीजे में मुल्क को नुकसान हो। आजकल बड़ी बहस चली हुई है कि इमरान खान का आर्टिकल कैसे छप गया। आप वजाहतें दे रहे हैं, कोई कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई कहता है नहीं हाथ से लिख के गया है। तो क्या हकीकत कहाँ तक पहुँचे आप? हमारी जो तफ्तीश है और तहकीक है वो ये बताती है कि उस जेल से कोई तहरीर बाहर नहीं गई, और ख़ुद साबिक चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने ये बात ख़ुद भी कही है कि जी आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, डिक्टेट भी कराया जा सकता है। यही बात जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर उन्होंने भी की है। तो वो ख़ुद इस तरफ इशारे कर रहे हैं कि ये उनकी तहरीर नहीं है। वो जो ख़यालात हैं वो नए नहीं हैं, जो इल्ज़ामात हैं वो भी नए नहीं हैं। वो ख़ुद भी
जब आज़ाद थे तब भी उन्हीं को दोहराते रहे। तो हमारा जो एतराज़ था वो इस पे नहीं था कि उन्होंने कौन से इल्ज़ामात लगाए हैं, उसका तो हम जवाब देते ही रहते हैं। हमारी जो तनकीद थी वो जरीदे पर थी कि आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने काराइन के साथ सच बोलें कि भाई हमने फ़लाँ के नाम से ये गेस्ट कॉलम छापा है, जबकि वो एक गोस्ट कॉलम है। हमारी तनकीद जो है वो ये है। अगर वो कहें कि जी उन्होंने उनके ख़यालात की एक तर्जुमानी किसी ने की है, तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। जेल के अंदर से किताबें लिखी गई हैं, जेल के अंदर से क्या कुछ नहीं हुआ। भुट्टो साहब की किताब है, नेहरू है, हाँ, तो वो बात नहीं है। एतराज़ उनके आज़ाद के ख़त हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो इल्ज़ामात हैं उस मज़मून के अंदर ख़ुद मौजूदा चेयरमैन उसकी मिल्कियत लेने के लिए तैयार नहीं है। उनसे पूछा गया कि जी इसके अंदर जो कहा गया है कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई। ये भी शिकवा किया जाता है कि जिस दिन इमरान खान का जलसा होता है आप इंटरनेट सर्विसेज बंद कर देते हैं। दो ऐसे वाक़यात हुए हैं माज़ी करीब में जब इंटरनेट में तातुल आया है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट का जो तातुल है उसकी अगर तारीख़ शुरू करें तो वो काफ़ी पुरानी है। हमारे जो साबिक वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, उसके ज़माने में भी होता था, आपको याद होगा। तो वजूहात तो इसकी तकनीकी है, मैंने मालूम करने की कोशिश की है, चेयरमैन पीटीए से भी पूछा है, तो वो बताते हैं कि उसकी टेक्निकल रीज़न है। एक कोई वेब मॉनिटरिंग सिस्टम वो कोई इंस्टॉल कर रहे थे। अब इसकी तहकीक तो या तो वज़ीर आज़म साहब इंक्वायरी करें, वो मेरी वजारत है नहीं। तो बेहतर होगा कि चेयरमैन पीटीए और डॉक्टर उमर सैफ से ये पूछें, तो वो इसकी जो निटी ग्रिटी है वो उसको आपको समझा सकेंगे। जिस दिन इलेक्शन मुलतवी होने की करारदाद सेनेट में पेश हुई, आप वहाँ मौजूद भी थे और आपने उसके ख़िलाफ़ स्टैंड भी लिया। क्या उसकी आपने इंक्वायरी करवाई या आपको कुछ पता चला कि ये क्या इसके पीछे कोई साजिश है या ये बस एक छोटा सा वाक़या है जिसको अहमियत नहीं देनी चाहिए? मेरे ख़्याल में एक छोटा सा वाक़या है, इसको अहमियत नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें इसका मालूम नहीं, कोई इल्म नहीं था। निगरान हुकूमत को मैं आप ही के साथ बैठा था जब आप वज़ीर आज़म का इंटरव्यू कर रहे थे, जब मेरे स्टाफ ने आकर बताया कि जी उधर रौला पड़ गया है सेनेट के फ्लोर पर और आपको बुला रहे हैं, तो मैं 2.5 मिनट में वहाँ पहुँचा तो चेयरमैन सेनेट साहब ने वो करारदाद मेरे सामने रख दी और कहा कि जी जो सवाल की जो फ्रेमिंग थी कि आप तो इसको अपोज़ नहीं करेंगे ना करारदाद को। मैंने कहा करेंगे। क्या करेंगे? मैंने कहा हम इसको अपोज़ करेंगे। फिर मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। फिर मैंने बाहर आकर उसकी वजाहत की। तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे, ये बिल्कुल झूठ है। इंशाअल्लाह मुलतवी नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन कराना, तारीख़ देना, शेड्यूल देना एक ही आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसकी ज़िम्मेदारी है। अभी तक आज इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी जुमेरात 2024 को इलेक्शन होंगे। जब आप डीजी रेडियो थे तो ज़ाहिर है मुखालिफ भी होते हैं, उन्होंने आप पे इल्ज़ाम भी लगाए, हैरेसमेंट तक का इल्ज़ाम लगा दिया। ये क्या, किस हद तक ये दुरुस्त है? देखिए, इस मुल्क में तो किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है और हमारे मुल्क में आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें आजकल शाम को जो वीलॉग्स हैं सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उनकी होती है जो ये बताते हैं कि आज गधे ने घोड़े को जन्म दिया है। तो आप क्योंकि मुस्तनद सहाफ़ी हैं, इल्ज़ाम कोई भी लग सकता है। आप मुझ पे लियाकत अली ख़ान के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं या जॉन एफ कैनेडी के कत्ल का भी, लेकिन न इनमें पहले कभी कोई सदाकत थी न आज है। देखिए जी, सहाफ़ी तो आप बड़े बड़े अमीर भी हो गए हैं। आपने अमेरिका में भी रहे, रेडियो पाकिस्तान, फिर सहाफ़त की, कितने अमीर हैं आप? मेरे ख़्याल में आपको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने के पास जो निगरान काबीना और वज़ीर आज़म सब ने जिन्होंने अपने असासे ज़ाहिर किए हैं, मेरे भी देख लें। मेरा ख़्याल ये है कि
मौजूदा निगरान काबीना का गरीब तरीन वज़ीर मैं हूँ। फिर भी कितने कमा लेते थे पहले? वज़ीर बनने से पहले ज़्यादा कमा रहा था, कम से कम 5 गुना ज़्यादा। अच्छा, तो अब कितनी तनख्वाह है? 2.5 लाख तनख्वाह है, 2,55,000, लेकिन टैक्स वगैरह काट के। पहले 10 लाख कमा रहे थे जी। पहली तनख्वाह कितनी थी तो याद है? हाँ। स्टील मिल में कितनी थी? 150 रुपये। 150 रुपये महीने की। अच्छा। मेरे पास और जब अखबार में काम किया? कोई मेरे ख्याल में 10-12 हज़ार के करीब। क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या था? शलवार कमीज? 2 शलवार कमीज़ के जोड़े थे, एक मैं धोता था, दूसरा मैं पहनता था, और उसमें से भी मैंने पैसे बचा के जो रीगल चौक पे जो किताबें पढ़ी होती है ना, वहाँ से मैं किताबें खरीदता था। अच्छा जी, कुतुब बीनी का तो आपको शौक़ है, मुझे पता है। कौन सी 1-2 किताबें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में अहम रोल अदा की? वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, शायरी की किताबें हैं, भिटाई है, शेख अयाज़ है, उन्होंने मुझ पे बहुत असर डाला। लेकिन कुछ किताबें जो मेरी पसंदीदा हैं, उनमें कृष्ण चंद्र का गद्दार, साहिर लुधियानवी की जो शायरी है। आप अब गद्दारी के सर्टिफिकेट से तो निकल गए ना? कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि ये जो लेबल हैं ये बदलते रहते हैं लोगों के बारे में। एक किताब जो 2 किताबें बल्कि, एक नोबेल प्राइज़ रूसी सोवियत अदीब मिखाइल शोलोखोव की दिल के कहने पर, एट द बिडिंग ऑफ द हार्ट, और दूसरी दागिस्तान के जो शायर रसूल हमज़ातोफ, उसकी माए दागिस्तान। वो मेरी 2 पसंदीदा किताबें। आप ये बताएं कि आपने तो गुलकारी भी की, तो आप ये बताएं कि गुलकारा कौन सी पसंद है? मैडम नूरजहाँ, लता मंगेशकर, और आजकल जिस सिंगर्स को, गाने वालों को मैं सुन रहा हूँ, पाकिस्तान के हैं वहदत रमीज़, और भारत में हैं सुनीति मिश्रा। वो मेरे पसंदीदा आजकल हैं। लेकिन क्लासिकी मौसीकी पसंद है या लाइट म्यूज़िक? हर तरह की म्यूज़िक। क्लासिकी जो हमारी अपनी क्लासिकल हैं सब कॉन्टिनेंट की, वो भी, और वेस्टर्न क्लासिक्स भी, दोनों। म्यूज़िक में कोई ऐसा म्यूज़िक की सिन्फ या जानरा नहीं है जो मुझे नापसंद हो। आप ख़ुद कितने रोमानवी हैं, कितने अफेयर्स चलाए हैं? वो कोरिया के एक शायर हैं, किम ची हा, उन्होंने कहा था कि द डे वी स्टॉप्ड बर्निंग इन लव, पीपल विल डाई ऑफ द कोल्ड। जिस दिन हमने, तो अभी तक जारी हैं आपके इश्क? देखें, इश्क, मौसीकी, दोस्त और किताबें, इन चीज़ों को अगर ज़िंदगी से निकाल दें तो बंदा मुर्दा हो जाता है। मैं अभी तक जिंदा हूँ। और ये बताएं कि रक्स जो है उसके बारे में, आपने अपने बैंड का नाम भी सिम्पारा, जो कि डांसिंग गर्ल थी, और मोहिंजो डारो की, तो रक्स भी पसंद है? और किसका रक्स पसंद है? रक्स हर तरह का पसंद है, वेस्टर्न टैंगो से लेकर जो हमारी जो कथक है, वो सब रक्स तो कह गए हैं अच्छे लोग के एज़ा की शायरी है, तो शायरी से कौन काफिर जो है उससे दूर हट सकता है। बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं, कितनी बिल्लियाँ रखी हुई हैं आपने? 6 बिल्लियाँ घर के अंदर हैं, और पूरे मोहल्ले की जो भूखी बिल्लियाँ हैं वो हमारे घर के चारों तरफ आती हैं हर रोज़। ये तो घर वालियों बिल्लियों का और स्टेटस है, बाहर वालियों का और स्टेटस है। तमाम दुनिया की बिल्लियाँ तो हम अपने घर के अंदर ला नहीं सकते, तो लेकिन इसमें उनका ख्याल रखने में मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी का किरदार है। मैं तो एक आवारा आदमी हूँ, हम सिर्फ जो है वो प्यार करने की हद तक हैं, लेकिन जो देखभाल का काम है वो मर्द जो है वो बहुत कम कर सकते हैं। सोलंकी साहब, माशाल्लाह आप बड़ी ज़िंदगी गुजार चुके, अब 60s में हैं। ये फरमाएं कि जो आपकी ज़ाहिर है बच्चे नहीं हैं, तो क्या कमी तो नहीं महसूस होती ज़िंदगी में? मेरे बहुत से बच्चे हैं, मैं चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में।